हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्षित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस में। स्टार्ट करते हैं आज का अपन मॉडर्न फिजियोलॉजी। और मॉडर्न फिजियोलॉजी में जो आपके फर्स्ट टर्म में आना है उस सिलेबस को स्टार्ट करते हैं और उसी सिलेबस के अनुसार आपका जो पहला चैप्टर है दैट इज फिजियोलॉजी होम्योस्टेसिस। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म दैट इज होम्योस्टेसिस। नाम से ही समझ में आ रहा है, होम्यो वर्ड इज रिलेटेड विद समथिंग लाइक होमो। यू आर ऑलरेडी अवेयर विद द टर्म दैट इज होमो एंड हेट्रो। ये वर्ड आप पहले भी सुन चुके हैं बायोलॉजी में। होमो वर्ड इज स्टैंड फॉर सेम एंड हेट्रो इज डिफरेंट। तो कहीं ना कहीं इसी चीज से रिलेटेड हो रहा है, दैट इज होम्यो। ठीक है, तो होमो से ही हम लोग होम्यो बोल सकते हैं। एंड द सेकेंड टर्म दैट इज स्टेसिस। स्टेसिस से कुछ इस तरह का टर्म याद आ रहा है, स्टेटिक। स्टेटिक आपने सुन रखा होगा, इलेक्ट्रोस्टेटिक, ये वहां भी आया है। या उसके अलावा स्टेटिक टर्म जो आपने सुना होगा वो फ्रिक्शन में भी पढ़ा होगा। फ्रिक्शन में ऐसा एक टर्म आया होगा, ठीक है। इसका मतलब TION समझ लेना, मैं बार बार ये चीज नहीं लिखूंगा इतना, ठीक है। एक N बना दूंगा तो समझ जाना यही है। तो फ्रिक्शन भी आपने दो तरह का देखा होगा, एक स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है, दूसरा काइनेटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक का मतलब हो गया मोशन या मूवमेंट, स्टैटिक का मतलब होता है कांस्टेंट या रुका हुआ, ठीक है। तो ये जो स्टैटिक वर्ड है इसका मतलब होता है रुका हुआ या कांस्टेंट, ठीक है। तो इन्हीं सारी चीजों से हम समझते हैं होम्योस्टेसिस का मीनिंग क्या हो गया कि सेम और स्टैटिक का मतलब हो गया कांस्टेंट। तो क्या मतलब हुआ, अगर इसकी डिफिनेशन की बात की जाए होम्योस्टेसिस की, तो हम कह सकते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट टेम्परेचर, यानी कि हमारे जो अंदर का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट, सॉरी कांस्टेंट वर्ड छूट गया था, तो हम कह सकते हैं कि कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टेम्परेचर उसको मेंटेन करके रखना, दैट इज नोन एज होम्योस्टेसिस। ठीक है, कोई भी चीज रटनी नहीं है, सिर्फ समझनी है, अपने आप समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होम्योस्टेसिस। तो वी कैन से कि होम्योस्टेसिस इज refers the term for maintenance of constant internal environment of the body, दैट इज होम्योस्टेसिस। अब कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट का मतलब हो गया कि आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो कहीं भी रहे, कितनी भी सर्दी हो, कितनी भी गर्मी हो, लेकिन अंदर का जो तापमान है शरीर का वो हमेशा सेम ही रहना चाहिए, उतना ही रहना चाहिए, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। अब अगर हम बात करें इंटरनल एनवायरनमेंट, तो ये क्या होता है, कुछ लोग इसमें भी कंफ्यूज होंगे कि इंटरनल एनवायरनमेंट मींस व्हाट। क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें कांस्टेंट रखनी है, या कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे इस तापमान को कांस्टेंट रखती हैं। तो चलो अब बात करते हैं हम लोग इंटरनल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एक चीज को लिखना बार बार ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है और वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं पहले ही ये चीजें आपको लिख देता हूं ताकि जो एक्सप्लेनेशन का चीज है वो सिर्फ रह जाए। तो अब बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो इंटरनल एनवायरनमेंट क्या होता है, अभी हमने होम्योस्टेसिस देखा, अब बात करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट की। तो इंटरनल एनवायरनमेंट इन द बॉडी इज द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, या इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ECF। मोस्टली आपको जो लिखा हुआ दिखाई देगा दैट इज ECF, इन विच द सेल्स लिव। अब ये चीज याद रखना कि ECF क्या होता है।
ECF वो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जहां पर सेल्स रहती हैं। सेल्स क्या होती हैं? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। ये आपको पता है बेसिक, ठीक है, इसलिए मैं हर चीज नहीं बताऊंगा, तो सेल आपको मालूम ही है। तो वो जहां रहती है दैट इज ECF। इट इज द फ्लूइड आउटसाइड द सेल एंड इट कॉन्स्टेंटली मूव थ्रू आउट द बॉडी। और ये हमारे बॉडी में लगातार मूवमेंट करता रहता है, एक जगह कहीं होता नहीं है कि एक स्पेसिफिक पॉइंट है यहां पर आपको ECF दिखेगा, नहीं, ये पूरी बॉडी में मूवमेंट करता रहता है। इट इंक्लूड ब्लड, इसमें ब्लड भी आएगा, विच सर्कुलेटेंस इन द वैस्कुलर सिस्टम एंड फ्लूइड प्रेजेंट इन बिटवीन द सेल्स दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब कंफ्यूज मत होना एक्स्ट्रा सेलुलर और इंटरस्टिशियल। एक्स्ट्रा सेलुलर नाम में ही आ रहा है एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर कह दो। एक होता है इंट्रा, एक होता है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा मींस बाहर, इंट्रा मींस अंदर। तो एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर जो हो दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर। लेकिन इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल का मान लो ये एक सेल है आपकी छोटी सी, उसके बगल में एक और ये सेल है, और ये सेल के आसपास जो भी फ्लूइड है, ठीक है, ये सेल्स के आसपास जो फ्लूइड है और जो ये स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये जो फ्लूइड यहां पर है सेल्स के चारों तरफ दैट इज इंटरस्टिशियल, ठीक है, दिस इज इंटरस्टिशियल। ये जो दो सेल्स के बीच में आपको फ्लूइड दिखाई दे रहा है दैट इज इंटरस्टिशियल। तो कंफ्यूज मत होना एक्स्ट्रा सेलुलर में और इंटरस्टिशियल में। मैं फिर बता रहा हूं, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल्स के बाहर जो फ्लूइड हो दैट इज एक्स्ट्रा सेलुलर, दो सेल्स के बीच में जो फ्लूइड हो दैट इज इंटरस्टिशियल। ECF कंटेन न्यूट्रिएंट्स। अब अगर हम देखें कि एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या क्या चीजें आ जाएंगी, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स, जितने भी आपके बॉडी में न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे ECF में होंगे। आयंस आपने पढ़ा होगा, आयन वोल्टेज गेटेड चैनल, उसमें सोडियम पोटेशियम आयन पढ़ा होगा, तो ये सारे आयंस कहां पाए जाएंगे? ECF में पाए जाएंगे। एंड ऑल अदर सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सेल्स। और वो जितने भी सब्सटेंस जो एक सेल के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं वो सारे भी कहां पाए जाएंगे? ECF में पाए जाएंगे। तो ये सारी चीजें हमें कहां देखने को मिलेगी? इंटरनल इन्वायरमेंट है। और यही सारी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को, अंदर के टेम्परेचर को घटा या बढ़ा रहे होते हैं। मैं एक कॉमन सा एग्जांपल आपको देता हूं। कभी भी अगर आपके शरीर में बॉटल चढ़ी होगी, है ना, जो बोलते हैं ना ग्लूकोज चढ़ रहा होता है बॉडी में, तो कभी भी जब बॉटल्स चढ़ रही होती है तो ग्लूकोज वो होता क्या है? आयंस ही तो होते हैं, है ना, DNS NS ये जो चढ़ते हैं, सॉरी NS चढ़ता है, तो ये होते क्या है? ये आयंस ही होते हैं बेसिकली। और जब बॉटल चढ़ती है तो आपने देखा होगा कई बार लोगों का शरीर जो होता है वो ठंडा हो जाता है, इसलिए डॉक्टर अवॉइड करते हैं कभी भी रात के टाइम या शाम के टाइम बोतल मत चढ़वाएं। कभी भी दिन में आइएगा तो बोतल चढ़वा लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये ECF में क्या पाए जा रहे हैं? आयंस पाए जा रहे हैं। और यही आयंस आपकी बॉडी में जा रहे हैं और इनका काम ही क्या है? इनका काम ही होता है हमारी बॉडी को टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना। तो वही चीज आप रात में बढ़ा रहे हैं, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो इधर उधर हो जाएगा। और बॉडी की टेम्परेचर इधर उधर होने से क्या डिजीजेस हैं, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, ये सारी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ते जाएंगे। तो यही सारी वजह होती है जिसकी वजह से डॉक्टर्स अवॉइड करते हैं कि आप लोग रात में या शाम के टाइम बॉटल ना चढ़वाएं, दिन के टाइम में आए। क्योंकि अगर बॉडी में टेम्परेचर ऊपर नीचे हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई तो वो उसके लिए फिर दिक्कत आ जाएंगी, इसीलिए। ठीक है, तो यही आयंस होते हैं और ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। अब होम्योस्टेसिस भी समझ में आ गया होगा, इंटरनल इन्वायरमेंट भी क्या होता है ये भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम लोग आगे बात करते हैं। अब नेक्स्ट समझते हैं कि होम्योस्टेटिक मैकेनिज्म में कौन कौन से अपने बॉडी के ऐसे सिस्टम्स हैं जो साथ मिलकर वर्क करते हैं और होम्योस्टेसिस कराते हैं या अपने बॉडी के एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखते हैं। तो रोल ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ द बॉडी इन द होम्योस्टेसिस। One or more systems are involved in homeostasis mechanism of each function। जितने भी फंक्शन है उसमें या तो एक होगा, एक से ज्यादा सिस्टम भी हो सकते हैं और एक सिंगल सिस्टम भी हो सकता है होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में। अब ये कौन कौन से सिस्टम है, ठीक है। अब सिस्टम वर्ड से बहुत सारे लोगों को कुछ और याद आ रहा होगा, ठीक है। सिस्टम क्या है? सिस्टम है, ठीक है। तो आते हैं, बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्किन, ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, स्केलेटल मसल और नर्वस सिस्टम। बहुत सारे सिस्टम है, सिस्टम हो गया पूरा, ठीक है।
तो ये जितने भी सारे सिस्टम्स हैं ये सभी इन्वॉल्व होते हैं आपकी होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म में। इसको मैं डिटेल में स्टडी भी करा सकता था कि डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो कैसे फंक्शन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, स्किन कैसे वर्क करती है, नर्वस सिस्टम कैसे फंक्शन करता है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसे फंक्शन करता है। ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में स्टडी भी करा सकता हूं, लेकिन क्या है ना कि हमें ये भी याद रखना है कि कौन सा टर्म हम पढ़ रहे हैं और उससे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आता है और जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं वो कितने मार्क्स का है। तो इस चीज को याद रखकर भी हमें पढ़ाई करनी है। ठीक है, चीजें पढ़ने के लिए बहुत ब्रॉड है। अगर होम्योस्टेसिस को ही देखा जाए और उसी को पढ़ने लग जाए तो हम उसमें पीएचडी भी कर सकते हैं, लेकिन हमें इतना नहीं पढ़ना। ठीक है, तो क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में आएगा, 2 नंबर में आएगा, 15 नंबर में आएगा, तो कितनी चीजें हमें लिखना है, कितनी चीजें हमें आनी चाहिए, ये चीज हमें देखनी है, उसी के हिसाब से उस टॉपिक को पढ़ना है। ठीक है, तो ये सिस्टम इतने आपको याद रखने हैं, यही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म की, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है होम्योस्टेसिस में। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ होम्योस्टेटिक सिस्टम। होम्योस्टेसिस के जो मैकेनिज्म है उसमें जो सिस्टम है उसकी कैसे मैकेनिज्म होती है, क्या क्या चीजें होती हैं, वो उसकी बात करते हैं। अब ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम थोड़ा इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म इन द बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द नॉर्मेलिटी ऑफ वेरियस बॉडी सिस्टम। जितने भी अभी हमने बॉडी के सिस्टम देखे हैं, इनको नॉर्मल रखना, इनकी नॉर्मेलिटी के लिए हेल्प करते हैं। होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म फंक्शन बाय 2 टाइप्स ऑफ फीडबैक कंट्रोल सिस्टम। 2 तरह के फीडबैक आपको देखने को मिलेंगे, यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दीज 2 टर्म्स, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। अब नाम से ही समझ में आ रहा है नेगेटिव। हमने बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना है या कई बार रील्स में भी देखा होगा, ऐसा बोलते हैं कि नेगेटिव लोगों से दूर रहो, नेगेटिविटी मत लाओ अपने अंदर, पॉजिटिविटी लाओ, पॉजिटिव लोगों के साथ रहो। तो क्या मतलब होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी? तो वही चीज यहां पर लागू हो रही है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अब यहां पर उस नेगेटिविटी का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि नेगेटिविटी से दूर रहो, नेगेटिविटी से दूर रहो, ऐसा नहीं है। यहां बॉडी में सिस्टम अगर मेंटेन करना है तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन अगर हम बात करें पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक की, तो ज्यादातर जो हमें देखने को मिलेगा वो हमें नेगेटिव फीडबैक ही देखने को मिलेगा। पॉजिटिव बहुत कम जगह पर होता है, शायद मोस्टली इमरजेंसी कंडीशंस में पॉजिटिव फीडबैक की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर हमें नेगेटिव फीडबैक ही देखने को मिलेगा। अब नेगेटिव फीडबैक करता क्या है? नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिव अगर हम रिलेट कर पाए ऐसे चीजों से कि नेगेटिव लोग क्या करते हैं। मान लीजिए मैं अपनी जिंदगी में सफल होना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनना चाहता हूं, या मैं क्लास में टॉप करना चाहता हूं, अच्छे मार्क्स लाना चाहता हूं, लेकिन कुछ लोग आ जाएंगे आपके रूम में, और भाई क्या कर रहा है, अरे पढ़ रहा है, अरे बहुत पढ़ने लगा है आजकल। तो ये चीजें क्या कर रही हैं, आपका भी मन करेगा अरे यार वो मजाक उड़ाएंगे, मैं नहीं पढ़ता। तो वो क्या हो रहा है, नेगेटिव फीडबैक, नेगेटिविटी बढ़ रही है। क्या कर रहे हैं, आपने कुछ चीजें चेंज करनी चाहिए, नहीं पढ़ रहे थे, अब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, और वही लोग आकर क्या कर रहे हैं, आपके चेंज को रजिस्ट कर रहे हैं। यानी आप बदलना चाह रहे थे लेकिन वो बदलने नहीं दे रहे हैं। या तो आप पढ़ रहे हैं तो फिर मजाक उड़ाएंगे, तो आप क्या करते हैं, अरेस्ट द चेंज, जो भी आप बदलना चाह रहे थे उसको वहीं रोक देते हैं। तो नेगेटिविटी भी ऐसे ही काम करती है, नेगेटिव फीडबैक भी ऐसे ही काम करता है। ये क्या कर देता है, टू रजिस्ट द चेंज, जो भी बदलाव है उसको रजिस्ट करेगा, अपोज करेगा। ठीक है, या फिर टू अरेस्ट द चेंज, अगर बदल नहीं सकता तो क्या करेगा, अरेस्ट द चेंज, वहीं पर रोक देगा उसको, नहीं नहीं इसको नहीं पढ़ने देना, ये ज्यादा पढ़ेगा मेरे से ज्यादा नंबर ले आएगा, इसको नहीं पढ़ने देना है, कुछ तो इसको घुमाने ले जाना है, फिराने ले जाना है, मोबाइल में कोई अच्छी चीज दिखाना है, मूवी दिखाना है। तो ये सारी चीजें हो गई। तो ये 2 काम नेगेटिव फीडबैक आपका करेगा। लेकिन यहाँ पर हम बॉडी सिस्टम के टर्म पे बात कर रहे हैं, लेकिन रिलेट करने के लिए, समझाने के लिए मैं आपको किसी से रिलेट करा रहा हूं ताकि ये चीज आपके दिमाग में रहे। पॉजिटिव फीडबैक का क्या मतलब है? पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है मैं पढ़ रहा हूं, कोई मेरे साथ में आया, वो भी बैठकर पढ़ने लगा, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। अब ऐसा लगेगा कि मुझे उससे और अच्छा पढ़ना है, या कोई चीज उससे आ रही है वो मुझे समझाएगा, मुझे लगेगा मुझे और ज्यादा सीखना है, दैट इज पॉजिटिव फीडबैक। यानी कि जो चेंज हो रहा है उसी डायरेक्शन में और मदद करना, उसकी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर देना, टू इंक्रीज द इंटेंसिटी, to increase the intensity of change। कोई बदलाव हो रहा है, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आप
फालतू मोबाइल नहीं चला रहे, उसी की इंटेंसिटी को और बढ़ा दिया, आपको और पढ़ा रहा है और समझा रहा है कि क्या तुझे ये चीज आती है, आज मैंने बहुत अच्छी चीज देखी सीखी, मैंने तुझे देख, मैं तुझे सिखाता हूँ। ठीक है, तो कई बार ऐसे भी फ्रेंड्स होते हैं, हमेशा मूवी दिखाने वाले नहीं, कुछ आपको सिखाने वाले भी होते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक। ठीक है, तो ये इसलिए मैं रिलेट करके सिखा रहा हूं कि आपको ये सारी चीजें रटनी ना पड़े। अगर एग्जाम में आ जाए होम्योस्टेसिस तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके दिमाग में रह जाए, क्योंकि पिक्चराइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक कहावत होती है, काला अक्षर भैंस बराबर। यही सेम चीज आपकी बुक्स में भी लिखा हुआ है, आप कितनी भी बुक्स खरीद लें सब जगह यही चीजें लिखा हुआ है जो मैं पढ़ा रहा हूं, वही चीज मैं यहां पर लिख रहा हूं। लेकिन जब तक पिक्चराइजेशन नहीं होगा, जब तक इमेज नहीं बनेगी इन चीजों की आपके दिमाग में, ये नहीं समझ में आएंगी। अगर ऐसे ही समझ में आ रही होती तो मैं यहां लिख करके अगली चीज लिख देता, फिर आगे बढ़ जाता, फिर अगली चीज लिख देता, आपको सब समझ में आ रहा होता। तो मेरा काम क्या है, पिक्चराइजेशन। बिना विजुअलाइजेशन के आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी, इसलिए मैं आपको विजुअलाइज कराने के लिए यहां पर खड़ा हूं। ये जो काला अक्षर भैंस बराबर है, ये ऐसा ना हो, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं कि आपको उस चीज की इमेज बनवा सकूं। ठीक है, कोई भी चीज बिना पढ़े अपने आप अगर लिखनी पड़ जाए तो कैसे लिखेंगे, तो वो चीज मैं बताने के लिए यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, तो नेगेटिव फीडबैक क्या है, पॉजिटिव फीडबैक क्या है, ये समझ गए। अब इसी को एक्सप्लेन करते हैं किताब के टर्म पे कि नेगेटिव फीडबैक कहां कहां देखने को मिलेगा, क्या क्या चीजें हैं जो रजिस्ट कर रही हैं, क्या क्या चेंज को कैसे अरेस्ट कर रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे नेगेटिव फीडबैक में, और उसी के साथ हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव फीडबैक में। अब बात करते हैं अपन नेगेटिव फीडबैक को एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है नेगेटिव फीडबैक। तो नेगेटिव फीडबैक इज द वन इन विच द होम्योस्टेसिस मैकेनिज्म रिएक्ट इन सच अ वे एज टू अरेस्ट द चेंज। वही चीज मैंने भी बताई थी कि इस तरह से होता है कुछ कि या तो चेंज को अरेस्ट कर देगा या फिर रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ चेंज, या कोई चीज आप बदलना चाह रहे हो वो बदलने ही नहीं देगा, उसकी डायरेक्शन को बदल देगा कि मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा। तो ये हो गया नेगेटिव फीडबैक। आफ्टर रिसीविंग द मैसेज, अब कोई चीज बार बार चेंज की जा रही है, बार बार बदली जा रही है, उसकी डायरेक्शन को बदला जा रहा है, तो जैसे ही ये मैसेज कहां जाएगा, इफेक्टर एंड नेगेटिव फीडबैक सिग्नल बैक टू द कंट्रोल सिस्टम। यानी कि कोई भी चीज अगर हमारे बॉडी में चेंज हो रही है तो उसका सिग्नल जाएगा कंट्रोल सेंटर पे, जहां से ये फीडबैक कंट्रोल किया जा रहा है वहां पर तुरंत सिग्नल जाएगा। और कौन भेजेगा, इफेक्टर। ठीक है, इफेक्टर सेंड करेगा नेगेटिव फीडबैक कि ऐसा ऐसा चेंज हो रहा है, कहां, कंट्रोल सेंटर में। कौन भेजेगा, इफेक्टर। ठीक है, नाउ द कंट्रोल सेंटर मॉडिफाइज द कमांड एंड अटेम्प्ट टू मेंटेन होम्योस्टेसिस। और अब क्या करेगा, कंट्रोल सेंटर उस कमांड को लेगा और देखेगा कि क्या ऐसा करना सही है या नहीं है, इसलिए फिर वो होम्योस्टेसिस को उस तरह से मैनेज करेगा। एग्जाम्पल अगर हम देखें नेगेटिव फीडबैक का, अब ये क्या चीजें अभी समझ में आएगा। हो सकता है कुछ लोगों के ऊपर से जा रहा हो कि क्या बात कर रहे हैं, किसको भेज रहे हैं सिग्नल, अब वो क्या सोचेगा, कौन वहां बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें इतने सेकंड के भी माइक्रो सेकंड में होती है कि आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन अभी ये चीज आपको आगे समझ में आएगी। मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा फिगर के थ्रू, तो समझ में और इजी वे पे आएगी। ठीक है, अगर हम एग्जांपल की बात करें नेगेटिव फीडबैक हमें कहां कहां देखने को मिलेगा, तो सबसे पहला सिक्रीशन ऑफ मैनी हार्मोन्स। कई सारे हार्मोन्स सिक्रेट हो रहे होते हैं, लेकिन बॉडी कहती है कि नहीं, सिक्रीशन की इतनी जरूरत नहीं है, और वो क्या करेगी, इस सिक्रीशन को रोकेगी, अपोज करेगी। या कई बार क्या होता है कि जरूरत होती है उस सिक्रीशन की, तो बॉडी कमांड करेगी कि हाँ इस सिक्रीशन को बढ़ा दो। तो ये सारी चीज इंक्रीज और डिक्रीज नॉर्मल लाने के लिए क्या मैकेनिज्म होता है, ये सारी चीजें अभी हम पढ़ेंगे। तो बहुत सारे हार्मोन्स के सिक्रीशन में हमें नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलेगा, या फिर रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी। अब होम्योस्टेसिस में वाटर बैलेंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, वरना बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। ठीक है, तो यानी कि हमारी होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए वाटर बैलेंस भी बहुत जरूरी है हमारी बॉडी में। वहां भी हमें क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। अब आइए इसी को एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि नेगेटिव फीडबैक और कहां कहां कैसे कैसे वर्क करता है। तो पहला हम लोग देखते हैं कि हार्मोन्स के टर्म पे कैसे नेगेटिव फीडबैक वर्क कर रहा है। तो रेगुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ हार्मोन बाय नेगेटिव फीडबैक, और इसका एग्जांपल लेते हैं टीएसएच के थ्रू। टीएसएच ऑल यू नो, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ऐसा हार्मोन जो थायराइड से स्टिमुलेट हो रहा है, दैट इज टीएसएच। ठीक है,
अब सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं, रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन नेगेटिव फीडबैक। अब वाटर के बैलेंस को कैसे नेगेटिव फीडबैक के थ्रू होम्योस्टेसिस में लाया जाता है उसकी बात करेंगे। रेगुलेशन ऑफ वाटर बैलेंस इन द बॉडी, फिगर 4.3। अब ये किसका फिगर है, कौन सी बुक से लिया गया है, तो एक बुक आती है सेम्बुलिंगम, नाम है ये किसी का सेम्बुलिंगम, उसकी बुक आती है काफी मोटी सी। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव में हमने एक चीज देखा था कि अगर कोई भी चेंज होता है तो उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा देता है। तो समझते हैं क्या लैंग्वेज है जो आपकी बुकिश लैंग्वेज है। पॉजिटिव फीडबैक इज द वन टू विच द सिस्टम रीड्स इन सच अ वे एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज। वही चीज मैं कह रहा हूं ना, जैसे मैंने आपको समझाया था कि पॉजिटिव लोगों के साथ रहने से क्या फायदा होगा कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके साथ बुक लेकर के आएंगे और पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। तो वही चीज होता है कि सच अ वे एज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ द चेंज इन द सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में इंटेंसिटी को बढ़ा देते हैं। पॉजिटिव फीडबैक इज लेस कॉमन, मैंने ये भी बताया था कि पॉजिटिव फीडबैक आपको कम देखने को मिलेगा, नेगेटिव फीडबैक ज्यादा जगह पर आपको देखने को मिलेगा। पॉजिटिव फीडबैक का अपना खुद का एक सिग्निफिकेंस होता है, ये ज्यादातर हमें देखने को मिलेगा इमरजेंसी कंडीशंस में। इमरजेंसी कंडीशन कौन कौन सी होती हैं, एग्जांपल में अगर हम बात करें तो पॉजिटिव फीडबैक हमें देखने को मिलेगा ब्लड क्लॉटिंग में। ब्लड क्लॉटिंग अपने आप में बहुत इमरजेंसी कंडीशन होती है। अगर किसी का ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा तो बहुत इमरजेंसी है कंडीशंस की कि आप तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाएं। कई बार आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, मूवीज में भी देखा होगा, किसी को गोली लगती है तो हीरोइन अपना दुपट्टा ऐसे फाड़ती है और वहां पर बांध देती है, या किसी का एक्सीडेंट होता है, सर फट जाता है तो उसकी शर्ट निकालते हैं, या कोई भी जो साथ में खड़ा होता है अपनी शर्ट निकालता है तुरंत और ऐसे सर के नीचे रख देता है या ऐसे दबा देता है। कहीं भी ब्लड निकल रहा होता है तो कोशिश करता है इंसान कपड़े से उसको कि ब्लड ना निकलने पाए। क्या रीजन है इसका, क्यों गोली लगती है तो कपड़ा बांधा जाता है, क्यों जब भी सर फटता है या कुछ भी एक्सीडेंट होता है तो वहां पर खून को रोकने के लिए कपड़ा लगा दिया जाता है? इसलिए क्योंकि ब्लड क्लॉट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं कहता हूं मूवीज में नहीं, आपके साथ भी कभी ऐसा हो जाए कि सब्जी काट रहे हैं या कोई भी काम कर रहे हैं और हाथ में चाकू लग गई और ब्लड निकलने लगा, तो जितनी जल्दी कोशिश हो सके, वैसे तो ब्लड क्लॉटिंग अपने आप होती है, लेकिन अगर नहीं हो रही तो ये तो एक इमरजेंसी कंडीशन हो गई, बट कोशिश करें कि उस ब्लड को दाप लें और निकलने ना दें। अब मैं बताता हूं मूवीज में या जो भी आपने देखा है रियल लाइफ में कपड़ा लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, उसके पीछे एक रीजन है। आपने शायद नहीं सुना होगा, लेकिन आर्मी में एक कहावत होती है कि फौजी जो होता है वो कभी भी गोलियां लगने से नहीं मरता, वो इसलिए मर जाता है, या आपने बहुत सारे ऐसे भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुना होगा तो कई जगह ये भी आता है कि उसके 16 गोली लग गई, 17 गोली लग गई, लेकिन तब भी उसके बावजूद भी वो लड़ता रहा। आपने ये चीज सुना होगा। तो ऐसा क्या रीजन है कि 17 गोली, 16 गोली, 10 गोलियां लग गई, उसके बावजूद भी वो लड़ता रहता है, क्यों? अब देखो, मैं आपको एक बेसिक रीजन बताता हूं। जब भी गोली लगती है या एक्सीडेंट का केस होता है तो मोस्टली जो डेथ होती है वो इसलिए नहीं होती कि सर फट गया, वो इसलिए नहीं होती कि गोली लग गई। मोस्टली जो डेथ होती है वो इसलिए होती है क्योंकि ब्लड जो होता है वो बहुत ज्यादा बह चुका होता है, और ब्लड बह जाने की वजह से आपने सुना है, आप जानते हैं कि हमारे हार्ट का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करना, ब्लड को प्यूरिफाई करना। अब जब हमारे शरीर का सारा खून गोली लगने की वजह से बाहर निकल गया, एक्सीडेंट की वजह से बाहर निकल गया, तो हमारे हार्ट को एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा पंप करने के लिए। ठीक है, दिल एक ऐसा काम है जितना काम दोगे उतना और अच्छा सा काम करेगा। अगर ये ब्लड को पंप कर रहा है, आप ब्लड नहीं सप्लाई करोगे तो ये पंप करना बंद कर देगा और उस वक्त हो जाएगा कार्डियक अरेस्ट, और जिसकी वजह से इंस्टेंट डेथ हो जाएगी। तो यही रीजन है कि ज्यादातर आपने जो सुना है कि 10 गोलियां लग गई, 12 गोलियां लग गई, गोलियों लगने की वजह से इंसान नहीं मरता, लेकिन गोलियों की वजह से जो ब्लड लॉस हो रहा है उसकी वजह से डेथ होती है। एक्सीडेंट में भी मोस्टली एक्सीडेंट वाले को उठा करके ले जाते हैं, लेकिन जब तक हॉस्पिटल जाते हैं डॉक्टर ऐसे हाथ देखता है और बोलता है आई एम सॉरी, आप लेट हो गए, आधे घंटे पहले आ जाते। तो जितनी देर ले जाने में लगी, क्या हुआ, उतनी देर उसका ब्लड निकलता रहा और दिल ने धड़कना बंद कर दिया, कार्डियक अरेस्ट हो गया, और जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। तो दिस इज एन इमरजेंसी कंडीशन। वहां पर भी आपको क्या देखने को मिलेगा, पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलेगा। अब यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं ब्लड क्लॉटिंग की। तो ब्लड क्लॉटिंग इज नेसेसरी टू अरेस्ट ब्लीडिंग ड्यूरिंग इंजरी। कभी भी चोट लग जाए, इंजरी हो जाए, तो ब्लड को रोकने के लिए ब्लड क्लॉटिंग बहुत जरूरी होती है। एंड इट अकर्स इन 3 स्टेजेस। 3 स्टेजेस होती हैं जिसमें ब्लड क्लॉटिंग होती है। वैसे तो आप ये ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ चुके हैं, 11th की एनसीईआरटी में।
आपने देखा होगा क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, ये आपका एनसीईआरटी का चैप्टर होगा, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, चैप्टर नंबर 18 पुरानी एनसीईआरटी में। अब एनसीईआरटी चेंज हो गई है, नई एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 15, 15वां चैप्टर है 11th की एनसीईआरटी में, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। वहां आपको एक हेडिंग मिलेगी क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, वहां आप ये चीज डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। वही चीज हम यहां बात करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन होगी कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। अब ये आपको याद आ रहा होगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, यहां से क्वेश्चन बनते थे नीट में। तो आपको याद होगा कि प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा कैसे? एक एंजाइम की वजह से। कौन सा एंजाइम होगा जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा? ये एक एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस होती थी, याद आ रहा है क्या? एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस। अब इसको क्या बोलते हैं वो भी मैं अभी आपसे पूछ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कौन सा एंजाइम यहां पर यूज होगा जो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से पढ़ी है तो ये चीज आपको याद होना चाहिए। अभी रिसेंटली आप लोग आए हैं, जो नए बच्चे देख रहे हैं उन्हें तुरंत याद आना चाहिए कौन सा एंजाइम है। नीचे कमेंट करके बताओ, ठीक है? वैसे तो वीडियो पूरा देख ही लोगे, तब भी नीचे कमेंट करो, ठीक है? दैट इज थ्रोम्बोकाइनेज। काफी सारे लोगों को याद आ गया होगा, ठीक है? थ्रोम्बोकाइनेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज था। कभी भी लास्ट में ASE लग जाए तो इसका मतलब होता है कि ये एंजाइम है, ठीक है? और दिस एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस इज नोन एज, अब ये अगर जिस बच्चे ने बता दिया तो मैं समझ जाऊंगा एनसीईआरटी उसने बहुत अच्छे से पढ़ी है। दिस एंजाइम लिंक्ड प्रोसेस इज नोन एज, नीचे बताओ कमेंट करके, दैट इज कैस्केड प्रोसेस। एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है, नीट में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है? कैस्केड प्रोसेस, प्रोथ्रोम्बिन का थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होना बाय द एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज इज नोन एज कैस्केड प्रोसेस। लास्ट है कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। ये 3 स्टेजेस होती हैं जिससे ब्लड क्लॉटिंग होती है। अब इसी के आगे हम लोग बात करते हैं, समझते हैं इन 3 स्टेजेस के आगे अब क्या होने वाला है। थ्रोम्बिन फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेज, दूसरे स्टेज में हमने देखा प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्जन हुआ। द फॉर्मेशन ऑफ मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, ज्यादा से ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनेगा। इन एडिशन टू कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, और इन एडिशन साथ में ही क्या होगा? कन्वर्ट होगा फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन में। उसके बाद कह रहा है इट कॉजेज फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अभी हम लोग नीचे से देखेंगे तो ये चीजें दोनों लाइनें और अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। Activators so that the blood clotting process is accelerated and blood loss is prevented quickly, और उतनी ही जल्दी क्या होगा? ब्लड लॉस जो है वो बंद हो जाएगा, यानी ब्लड क्लॉटिंग उतनी ही जल्दी होगी। अब देखते हैं इन तीनों स्टेजेस को और इन 2 लाइनों को कि ये क्या कह रही है। सबसे पहले मान लो इंजरी हुआ ब्लड वेसल्स में और ब्लीडिंग होना शुरू हो गया, कहीं भी कट लगा, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी और चाकू लग गया, कहीं भी ब्लड वेसल्स कट गई, ठीक है? कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे प्यार में हाथ काट लेते हैं तो ऊपर ऊपर मांस काटते हैं, ऊपर ऊपर की जो स्किन होती है उसको काट लेते हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अगर हिम्मत है तो ब्लड वेसल्स में कट करके दिखाओ, खून निकलने लगे इतना कट करके दिखाओ। खैर मैं कह नहीं रहा हूँ, करना मत, मोस्टली बता रहा हूँ। ज्यादातर केसेस में क्या होता है, इसे ऊपर ऊपर से कट कर लेते हैं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ठीक है? ये ड्रामे सब बेकार की चीजें। खैर ये इसके अलावा अगर कुछ होता है, कहीं भी कट लग जाता है, ठीक है, या एक्सीडेंट का केस होता है और ब्लड वेसल्स कहीं से कट हो जाती है या उसमें इंजरी हो जाती है, ये देखो ये इंजरी का थोड़ा सा मैंने दिखा रखा है, ठीक है? मान लीजिए ये आपकी ब्लड वेसल्स है, वहां पर थोड़ी सी इंजरी हो गई। अब होगा क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, तुरंत प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर बनना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड स्टेज क्या कह रही थी? कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। सेकेंड स्टेज में तुरंत प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनने लगेगा। कौन सा एंजाइम यूज होगा? थ्रोम्बोकाइनेज, ठीक है? उसके बाद थर्ड स्टेज थी कन्वर्जन ऑफ फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन, ठीक है? ये 3 स्टेजेस हो गई और स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, ये तो हमने देख लिया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब ये दोनों लाइनें क्या कह रही हैं? ये लाइन कह रही है, ध्यान से देखो, थ्रोम्बिन फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेज, दूसरे में जो ये थ्रोम्बिन बन रहा है,
ठीक है, दिस इज फर्स्ट स्टेज, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड स्टेज। मैं छोटा सा लिख देता हूं, ठीक है, ये आपकी पहली स्टेज थी, ये दूसरी स्टेज और ये तीसरी स्टेज। अब यहां पर देखो क्या कह रहा है कि थ्रोम्बिन फॉर्म्ड इन सेकेंड स्टेज, दूसरे स्टेज में हमें थ्रोम्बिन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर। अब यही थ्रोम्बिन क्या कह रहा है, जितना ज्यादा ये कन्वर्ट होगा, प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन बनेगा, उतना ही ज्यादा ये क्या करेगा, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को रिलीज करेगा कि भाई और ये बनाओ, और प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करो, और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को बढ़ाएगा। सेकेंड लाइन करी, इट कॉजेस फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर, और यही जो प्रोसेस है उसकी वजह से और ज्यादा प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर चलेगा। साथ में ऊपर वाली लाइन में देखो क्या कह रहा है, इन एडिशन टू कन्वर्टिंग फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन, यानी कि ये प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर को तो बना ही रहा है, स्टिमुलेट कर ही रहा है, लेकिन इन एडिशन, देखो ये लिखा है इन एडिशन, साथ में दो एरो आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये वाला एरो और एक ये ऊपर की तरफ गया, यानी ये दो प्रोसेस दोनों साथ में हो रही हैं। प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन जैसे ही बन रहा है, उसके बाद अगली प्रोसेस भी हो रही है, फाइब्रिनोजन से फाइब्रिन भी बन रहा है और साथ में प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बनता जा रहा है। यही लिखा है इन एडिशन टू कन्वर्टिंग, यानी कि साथ में ये भी हो रहा है और प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर भी बनता जा रहा है, ठीक है। इट कॉज फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेटर सो दैट द ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस इज एक्सेलरेटेड एंड ब्लड लॉस इज प्रिवेंटेड क्विकली। और जितना ज्यादा ये प्रोसेस चलेगी जितनी जल्दी, उतनी ही जल्दी क्या हो जाएगा, स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, यानी कि आपकी जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाएगी। अब ये प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए जब भी ब्लीडिंग होती है, कहीं भी कट लगता है तो थोड़ा सा ब्लड निकलता है, उसके बाद देन आपकी ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, ठीक है। लेकिन अगर ब्लड नहीं रुक रहा है तो ये इमरजेंसी कंडीशन है, आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, देखते नहीं रहना चाहिए कि रुक नहीं रहा, ठीक है। कुछ लोग क्या करते हैं, इसे मुंह में डाल लेते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे मुंह में उंगली डाल लेते हैं कि शायद खून बंद हो जाए, तो ये सब मत करिए। इंजरी हुई है, मुंह में नहीं डालना चाहिए, ठीक है। उसे क्लीन कर लीजिए स्प्रिट वगैरह से, या आप हॉस्पिटल में जाकर पट्टी वगैरह करा सकते हैं, लेकिन ये मुंह में मत डालिए। ब्लड पता नहीं कैसा हो गया हो, है ना, बाहर से गंदा वंदा हो गया हो, मुंह में डाल रहे हैं तो इन्फेक्शन वगैरह भी हो सकता है। खैर ये चीजें हो गई। अब ये क्या था, कोगुलेशन ऑफ ब्लड, हम लोग बात कर रहे थे पॉजिटिव फीडबैक की। अब कुछ और भी एग्जांपल दे रखे हैं पॉजिटिव फीडबैक, और हमें कहाँ देखने को मिलेगा, तो मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स और पार्ट्यूरेशन, दो जगह हमें पॉजिटिव फीडबैक और देखने को मिलेगा। पार्ट्यूरेशन, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज द पार्ट्यूरेशन, दोनों ही जगह ऑक्सीटोसिन हार्मोन का यूज होता है, सिक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दैट्स व्हाई इट इज पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। तो ये आपका हो गया पॉजिटिव फीडबैक। अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, एक छोटी सी चीज और बची है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी पढ़ लीजिए, देन उसके बाद आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। आई नो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो जाता है, लेकिन इंटरेस्टिंग है। कहीं अगर बोरिंग लग रहा हो तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इतना लंबा मत बनाया करिए, बहुत बोरिंग हो जाता है। अगर ऐसा कुछ है तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अदरवाइज आपको बोरिंग नहीं लग रहा है, वैसे तो नहीं ही लगेगा, और नहीं लग रहा है तो बस थोड़ी सी चीज़ एक और पढ़ लीजिए उसके बाद। तो अब ये लास्ट चीज़ और पढ़ लो, उसके बाद देन लेक्चर को हम लोग टाटा बाय बाय बोलते हैं। अब लास्ट क्या है, होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। नाम से ही समझ में आ रहा है कि इम्बैलेंस यानी कि बैलेंस में नहीं है। क्या, होम्योस्टेसिस, आपका जो कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट टेम्परेचर है वो बैलेंस में नहीं है, यानी कि फेलियर ऑफ अ बॉडी टू मेंटेन कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी जो है वो हमारे टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख पा रही है, दैट इज कॉल्ड होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस। रटना कोई भी चीज मत, नाम से ही समझो, इम्बैलेंस मतलब कोई चीज बैलेंस में नहीं है। क्या, होम्योस्टेसिस, यानी कि होम्योस्टेसिस का बैलेंस में ना होना, दैट इज होम्योस्टेसिस इम्बैलेंस। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिसऑर्डर एंड डिजीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना कि अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं रह रहा है, आपको बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है बेवजह, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है बेवजह, जैसे होता है ना कई बार बुखार आ जाता है, रात में कपकपी आती है, ठंड लगती है, इसका मतलब बीमारी आपकी शुरू हो गई। कई बार पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, लेकिन फिर भी हमें क्या हो रहा है, पसीना आ रहा है, होता है ना कई बार। या बहुत लोगों को स्टेज पे खड़ा कर दो, एसी चल रहा है, सब चल रहा है, पसीना आता है, ठीक है। तो मैं अभी वो भी बात करूंगा कि किस वजह से होता है। जरूरी नहीं है कि पसीना आने लगा तो आप डिसऑर्डर हो गया, आपको डिसीज हो गई, नहीं। लेकिन हाँ एक चीज है,
डिसीज वो भी एक बीमारी का नाम ही है। स्टेज में जाकर के डरना, हर चीज़ एक बीमारी है। आप मेडिकल लैंग्वेज में जाएंगे तो बहुत सारी डिजीजेज हैं। आप बंद कमरे से डरते हैं, आप पानी से डरते हैं, आप हवा से डरते हैं, आप अकेले रहने से डरते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है, कहीं ना कहीं एक इनका नाम दिया है तो ये भी एक तरह का फोबिया ही। स्टेज से डर लगना है ना, बहुत सारे लोग आपके सामने बैठे हो तो बोल ना पाना, ये भी एक तरह का फोबिया ही है, ये भी एक तरह की डिजीज कंडीशन है। लेकिन यहाँ पर आप नॉर्मल एक डिजीज कंडीशन भी कह सकते हैं कि हाँ, इंसान का अपना ऐसा है कि उसे डर लगता है, ठीक है। तो इसे नॉर्मली ठीक किया जा सकता है, ज़रूरी नहीं है इसके लिए दवा लें। तो अब बात करते हैं कि अगर ऐसा है तो कौन कौन सी बीमारी हो सकती है या किस किस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस वाली। तो सबसे पहली चीज़ है स्ट्रेस। जैसा अभी मैंने बताया कि स्टेज पे खड़ा कर दो या बहुत लोगों को कैमरे के सामने खड़ा कर दो, बोल नहीं पाते, पसीना आता है। स्टेज पे खड़ा कर दो सबके सामने बोलने के लिए तो नहीं बोल पाते, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस। अगर आप स्ट्रेस ले रहे हैं तो हो सकता है आप में होम्योस्टेटिस इम्बैलेंस हो जाए, यानी कि आप में बहुत सारा पसीना आएगा, एसी वेसी चलने के बावजूद भी आपका जो बॉडी टेम्परेचर है वो कॉन्स्टेंट नहीं होगा। दूसरा है अल्टर्ड ईटिंग हैबिट। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी भी किसी भी टाइम खाना वाना खाते हैं तो उनके साथ भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, उनका बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सेम नहीं रहता। कई बार एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं, देख देख यार मेरी बॉडी इतनी ठंडी क्यों है, या कुछ ऐसे दोस्त आते हैं, देख भाई देख यार मैं गर्म हूँ यार, बहुत बुखार उखार है क्या मुझे, यार देख यार भाई मुझे लग रहा है मैं गर्म बहुत हूँ। तो कई बार ऐसा भी होता है जो जस्ट बिकॉज ऑफ अल्टर्ड ईटिंग हैबिट, खाना सही से ना खाना, कभी रात के 2 बजे खाना, कभी सुबह 8 बजे उठ करके खा लेना, है ना, कभी दोपहर में 3-4 बजे खाना, कभी कभी सुबह उठ के खा लेना, कभी रात में या 5-6 बजे शाम को खा लेना, कभी कभी रात में नहीं सुबह 4 बजे तक खाना। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग है, टाइमिंग है, उस वजह से भी कई बार हो सकता है आपकी बॉडी इम्बैलेंस हो जाए होम्योस्टेसिस के लिए। नेक्स्ट है अल्कोहल कंजम्पशन। जब भी अल्कोहल कंज्यूम करेंगे आप में कभी भी होम्योस्टेसिस बैलेंस नहीं होगा, आपका टेम्परेचर नॉर्मल नहीं होगा। आप कभी भी देखिएगा शराबियों को गौर से, या आप दोस्तों के साथ बैठते हैं, आप भी बैठते हैं, आप भी पीते होंगे, तो कई बार देखना जो लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा पी लेते हैं या पीने बैठते हैं तो उन्हें पसीना बहुत आता है, पंखा चल रहा होता है, सब होता है, एसी वेसी में भी बैठ के पीते हैं, चिल मार के एकदम आइस वाइस डाल के पीते हैं मस्त एकदम, तब भी क्या होता है कि उन्हें पसीना आ रहा होता है। तो ये क्यों आ रहा होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ अल्कोहल कंजम्पशन, अल्कोहल ले रहे हैं इस वजह से उनके होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस हो गया है। तो ये भी एक वहाँ पर कंडीशन होती है। स्लीपलेसनेस, कई बार ऐसा होता है रात भर किसी प्रोग्राम में गए, शादी में गए, उसके बाद जब आते हैं तो ठीक तरह से आप सो नहीं पाते हैं, उसकी वजह से भी होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस हो जाता है आपके शरीर में। या तो कई बार ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है या फिर कई बार पसीना बहुत आता है, तो ये स्लीपलेसनेस भी एक इसकी वजह है। ओवर एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपकी बॉडी जो है वो होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस यानी कि कांस्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट टेम्परेचर नहीं रख पाएगी। आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपको पसीना आएगा, चाहे एसी चल रही हो, पंखा चल रहा हो, तो वहाँ भी आपको ये देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ वाटर इनटेक। अगर आप प्रॉपर पानी नहीं पी रहे हैं, ठीक है, एक दिन में जितना रिक्वायरमेंट है, ज़रूरी नहीं है, बहुत सारे लोग आ जाते हैं दिन में बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए, है ना, आप देखेंगे सेलिब्रिटीज़ को हमेशा हाथ में बॉटल लेके टहलते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोग एडवर्टाइज के नाम पर भी बोलते हैं कि इंसान को बहुत पानी पीना चाहिए, बहुत पानी पीना चाहिए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। एक लिमिटेड अमाउंट में खाना और एक लिमिटेड अमाउंट में पानी, ये जो कहावत है ना कि ग्लो आता है, ग्लो आता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। जिस इंसान का जितना ग्लो है उतना ही रहेगा, नॉर्मल वाटर इनटेक से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बहुत सारी एडवर्टाइजर कंपनियां होती हैं जो अपने पानी का प्रोडक्ट बेचने के लिए ऐसा प्रचार करवाती हैं और सेलिब्रिटीज से ये कहलवाती हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पानी पीना चाहिए। दैट्स वाई यहाँ पर कई बार अगर पानी ठीक से नहीं ले रहे हैं तो भी होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस होगा। नॉर्मल वाटर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं पीना पूरे दिन में। नेक्स्ट है हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कंडीशन अगर कम हो जाएगी, हाइपो मीन्स लेस, ऑक्सिया यानी ऑक्सीजन की कंडीशन, वहाँ भी होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। कई बार क्या होता है, लोग बैठे होते हैं और उन्हें ये होता है कि पसीना बहुत आ रहा है तो उन्हें प्रॉपर सांस नहीं आ रही होती है, दैट्स वाई इट कंडीशन इज नोन एज हाइपोक्सिया, वहाँ भी होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म इलनेस, अगर बहुत लंबे समय से आप बीमार हैं तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होगा, कभी कभी गर्म महसूस होगा, कभी ठंडा महसूस होगा, वो बीमारी की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट जेनेटिक म्यूटेशन। जेनेटिक म्यूटेशन कुछ लोगों का होता ही है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बैठे हैं नॉर्मल, बैठे बैठे ही हाथों में पसीना आ रहा होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हाथ में रुमाल लेके बैठे रहते हैं,
क्यों? हाथों में पसीना आता है, पैरों में, तलवों में बहुत पसीना आता है, तो ये होता ही उन्हें, वो जेनेटिक होता है, ठीक है। तो उसमें भी अगर जेनेटिक म्यूटेशन है या पहले से ही ऐसा है तो फिर उसमें कुछ नहीं कह सकते, आपकी बॉडी में पसीना निकलता ही रहेगा, चाहे आप पंखे में हो या एसी में हो। नेक्स्ट, एजिंग बुढ़ापे के साथ साथ भी ये चीज़ें होने लगती हैं कि आपकी बॉडी जो होती है एक नॉर्मल टेम्परेचर पे नहीं रहती, कभी कभी बहुत ठंडा महसूस होगा, कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्म होगी आपकी बॉडी, तो ये भी एक कॉमन कॉज हो सकता है। तो ये सारे कॉज हैं नॉर्मली होम्योस्टेटिक इम्बैलेंस के, जहाँ पर आपको कॉन्स्टेंट इंटरनल इन्वायरमेंट नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खत्म होता है फिजियोलॉजिकल होम्योस्टेसिस का जो पहला टर्म था वो यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। और आज आई होप कि ये सारे लेक्चर्स आपको बहुत पसंद आएंगे। तो पहला लेक्चर था मॉडर्न का, कैसा लगा? आई नो काफ़ी लंबा खिंच गया है, चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दी हैं। बहुत सारे लोग मेरे से ये भी शिकायत करते हैं कि इतनी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की क्या ज़रूरत है ना, नोट्स उठाओ, पढ़ो और आगे निकलो। तो मेरा ऐसा फंडा नहीं रहा है ना, वही चीज़ है ना, काला अक्षर भैंस बराबर, लिखा तो किताबों में भी है, अगर किताबों से ही समझ में आ जाता तो मेरी क्या ज़रूरत थी। तो एक्सप्लेनेशन और विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है पढ़ाई में, ये नहीं होगी तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई करने का। इसीलिए थोड़ा सा लेक्चर जो है वो इसी तरह से आएंगे, लेकिन कई बार मुझे ऐसा लगेगा कि ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो मैं उससे कंट्रोल करूँगा, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं कि इतना एक्सप्लेन मत करिए। खैर, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको पता नहीं होगा कितनी चीज़ें कहाँ ज़रूरत है, लेकिन होम्योस्टेसिस का जो क्वेश्चन है वो 5 मार्क्स में भी आ सकता है, 15 मार्क्स में भी आ सकता है। तो 15 मार्क्स में आ रहा है तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही हैं क्या क्या लिखनी है। 5 मार्क्स में आ रहा है तो आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, नेगेटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक, डिफिनेशन लिख करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। पूरा उसको पिक्चराइजेशन नहीं करना, एकदम इमेज नहीं बनाना है, समझ गए कितना लिखना है, बस डिफिनेशन लिखना है, होम्योस्टेसिस के बारे में लिखना है और आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो वो कहते हैं ना, एक कहावत होती है, जैस देवता तैस चढ़ावा, यानी कि जैसे देवता हैं उसी हिसाब से लोग चढ़ावा भी करते हैं। छोटे से मंदिर में जाते हैं तो 10-11 रुपए दे देते हैं, बहुत बड़े मंदिर में जाते हैं तो 500 या 1000 रुपए या उससे ज़्यादा अगर है तो उससे अच्छा दान करते हैं, ठीक है। तो ये कहावत होती है। उसी तरह आपको मार्क्स के साथ भी यही रखना है कि जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उसी हिसाब से लिखना है। कुछ लोग 5 नंबर के क्वेश्चन में 2-3 पेज लिख देते हैं, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, नंबर उतना ही मिलेगा, ठीक है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, कॉमन सिंपल सी समझाने के लिए, कभी भी जब भी लिखा करें ना, या पेपर जब भी दें आप, आज से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल जब भी, तो मान लीजिए अगर ये कॉपी है और कोई क्वेश्चन आया, होम्योस्टेसिस का क्वेश्चन आया या किसी का भी क्वेश्चन आया, और आपने यहाँ पर लिखा, 1 लाइन लिखा, 2 लाइन लिखा, 3 लाइन लिखा, 4 लाइन लिखा, ठीक है। और अगर आपको लग रहा है कि ये लाइन गलत हो गई है मेरी, तो ऐसा मत करें कि ये वाली लाइन काट दें और उसी के नीचे छोटा छोटा लिख दें। कुछ लोग ऐसा करते हैं, उसको काट दिया, यहाँ छोटा छोटा लिख दिया, ठीक है। अब होगा क्या कि जो एग्जामिनर होगा वो कटा हुआ तो देख लेगा, नीचे क्या लिखा है वो ध्यान नहीं देगा। क्यों नहीं ध्यान देगा? क्योंकि उसे एक कॉपी जो है वो 3 मिनट में चेक करनी है। 3 मिनट है उसके पास एक कॉपी चेक करने के लिए, पूरे दिन में उसे 100 कॉपी चेक करनी है। तो अगर ऐसे झांक झांक के देखेगा तो वो आपकी कॉपी नहीं चेक कर पाएगा, और अगर करेगा भी तो कई क्वेश्चन या तो छोड़ देगा या उसमें नंबर कम देगा। तो ये होता है। तो कभी भी अगर आपको लगे कि ये लाइन मेरी गलत हो गई तो सिंपली इस क्वेश्चन को पूरा काटना, ठीक है, दूसरी जगह क्वेश्चन डालना और वही चीज़ फिर से लिख देना, ठीक है। टाइम बचाने के लिए नंबर गंवा बैठोगे तो ये मत सोचना कि यार ऊपर की 2 लाइनें सही है, नीचे की तो गलत है, वहीं लिख देता हूँ, नहीं, उसके चक्कर में नंबर गंवा बैठोगे। इसलिए कोशिश करें कि साफ साफ लिखें, उससे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। हैंड राइटिंग का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है। अभी तक जितने भी बच्चे CBSE या ICSE बोर्ड से हैं और जिन्होंने हैंड राइटिंग पर कभी ध्यान नहीं दिया, तो आप कोशिश करें दिन में 5 से 10 पेज डेली लिखने की, ताकि आपकी हैंड राइटिंग बने और उसका इम्पैक्ट आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पड़ेगा, ठीक है। अभी ऑब्जेक्टिव पेपर आप लोग दे रहे थे, इसलिए कभी भी राइटिंग का फर्क नहीं पड़ा, लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करने वाला है राइटिंग, ठीक है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो वो 5 मार्क्स का नहीं होता, वो 4 मार्क्स का होता है। 1 नंबर आपके राइटिंग के होते हैं, ठीक है। आप भी उतना लिखिए, एक वो भी उतना ही लिखे जिसकी बहुत अच्छी राइटिंग है। हो सकता है आपको 3 या 4 मिले, उससे 5 में 5 मिल जाए या 4.5 मिल जाए, जस्ट बिकॉज ऑफ द हैंड राइटिंग। लिखा दोनों ने सेम होगा, तो इस पर थोड़ा सा वर्क करें। खैर, ये तो बाकी है, आपके ऊपर है, पास होना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। बट आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, बहुत सारी बातें हो गई।
तो मिलते हैं अगले लेक्चर्स के साथ। अब लेक्चर इतना डिटेल में बनाना है तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, हर दिन लेक्चर नहीं आ पाते, लेकिन जब भी लेक्चर आएंगे तो अच्छे ही आएंगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। एंड अगर कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। इस पीडीएफ के नोट्स चाहिए, अगर इसको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स लेने हैं तो नीचे इंस्टाग्राम की लिंक दे रखी है, उसे ज्वाइन कर लें। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं। थैंक यू।